Good morning students. So today we will discuss the questions of your exam. So बच्चा यहाँ पर स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन था आपको यहाँ पर करेक्टली मैच जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना था. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में आपने क्या क्या पढ़ा है? डाउन सिंड्रोम जो है वो आपका एन्यूपोलाइडी की वजह से है. ठीक है, एन्यूपोलाइडी की वजह से है. देन यहाँ पर आपके 47 क्रोमोसोम्स होंगे. कैसे? क्योंकि यहाँ पर 21st क्रोमोसोम्स की क्या होगी? 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी. सो आपने यहाँ पर ये चीज़ स्टडी की है किसमें? डाउन सिंड्रोम में. सो बच्चे यहाँ देखते हैं, इन्होंने कहा डाउन सिंड्रोम में आपका 44 ऑटोसोम्स के साथ XO कंडीशन है. सो ये चीज़ आपकी गलत है क्योंकि यहाँ पर XO कंडीशन नहीं होती, नॉर्मल कंडीशन है. बल्कि यहाँ पर ऑटोसोम जो होता है वहाँ पर 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी यानी कि 21st की 3 कॉपीज़ प्रेजेंट होती है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. सेकेंड ऑप्शन है क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम. क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम आपका, यहाँ मैंने आपको बताया था, आप याद रखने के लिए कर सकते हैं. क्लिन जो है टर्म किंग से रिलेटेड, यानी कि ये आपका डिफेक्ट मेल से रिलेटेड है. जहाँ पर नॉर्मल मेल यानी कि XY कंडीशन, तो नॉर्मल मेल जो है उसके अंदर एक X की कॉपी एक्स्ट्रा होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X, यहाँ पर मेल जो है वो फेमिनिन करेक्टर शो करता है, यानी कि सेकेंडरी करेक्टर शो करेगा विच इज़ सिमिलर टू द फीमेल. जैसे यहाँ पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, वॉइस जो चेंज होती है दैट इज़ सिमिलर टू फीमेल. सो यहाँ पर मेल है, मेल विद फीमेल सेकेंडरी करेक्टर, और फीमेल सेकेंडरी करेक्टर आपका शो कर रहा है तो हम उसके लिए गायनेकोमेस्टिया टर्म यूज़ करते हैं. गायनेकोमेस्टिया इज व्हाट? वेयर द मेल इज शोइंग द सेकेंडरी करेक्टर ऑफ फीमेल. तो यहाँ पर ये चीज़ सही है कि यहाँ पर आपका क्लिनफ्लिंटर क्या है? क्लिनफ्लिंटर में आपका सेम 47 क्रोमोसोम होंगे, बट यहाँ पर नॉर्मल मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है X की. ठीक है, तो हम इसे ऑप्शन को एक बार रख लेते हैं कि ये सही हो सकता है. सो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बच्चा, नेक्स्ट ऑप्शन है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस आपने 11th में पढ़ा है. ये एक कंडीशन होती है जहाँ पर मदर जो होती है वो नेगेटिव RH फैक्टर कैरी करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि मदर जो है वो RH नेगेटिव है, डी एंटीजन एब्सेंट है. इसी RH को हम डी एंटीजन भी बोलते हैं. 11th में पढ़ा है आपने ये. तो यहाँ पर RH फैक्टर एब्सेंट है और ये मदर जो है या फिर हम कहें फीमेल जो है वो मेट करती है एक मेल के साथ. सो दिस इज़ एक्चुअली फीमेल. ठीक है, और ये मेट करती है एक मेल के साथ जो कि RH पॉजिटिव है. तो यहाँ पर आपका क्या होता है? फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल होती है, बट इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी में आपका मदर बॉडी जो है उसके अंदर डी एंटीजन के लिए क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं. और यही एंटीबॉडीज़ क्या करती है? जो फीटस होता है, फीटस के RBCs को डिग्रेड करने का काम करती है. तो फीटस के RBC को क्या करेंगी? डिग्रेड करेंगी, जिसकी वजह से फीटस सर्वाइव नहीं कर पाता और उसी कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस टर्म देते हैं. ठीक है, सो ये हमने आपका 11th में स्टडी किया है. नेक्स्ट आपका इसमें ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस. तो कलर ब्लाइंडनेस आपने पढ़ा बच्चा. कलर ब्लाइंडनेस में आपका ये ऑप्शन गलत है. क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो X लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है. इट इज़ X लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर. अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. तो कलर ब्लाइंडनेस तो गलत है आपका. ओके, फर्स्ट हमने बात की, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है. इरिथ्रोब्लास्टोसिस X की वजह से नहीं हो रहा है बल्कि डी एंटीजन की वजह से, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. कलर ब्लाइंडनेस Y की वजह से नहीं है बल्कि X फैक्टर की वजह से है. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? B, दैट इज़ क्लिनफ्लिंटर सिंड्रोम. तो यहाँ पर सिर्फ क्लिनफ्लिंटर सिंड्रोम ही आपका करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है.
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, इन विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस अकर इन ऑफस्प्रिंग, यानी कि किस तरह के इनहेरिटेंस में मैटरनल टर्म होता है बच्चा मदर से रिलेटेड, तो किस में आपका मदर के जीन जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा होंगे, यानी मदर करेक्टर ज़्यादा होंगे किस तरह के इनहेरिटेंस में। तो अब ऑप्शन देखते हैं। सी यहाँ पर पहला ऑप्शन है एक्स। ओके, अब एक्स जो है वो मदर के पास भी होता है और एक्स जो है वो मेल के पास भी होता है। तो अगर फीटस के अंदर एक्स क्रोमोसोम जा रहा है, फीटस के अंदर एक्स क्रोमोसोम जा रहा है, तो बच्चा ये एक्स मदर से भी आ सकता है और ये एक्स आपका फादर की कॉपी भी हो सकती है। तो यहाँ पर तो 50-50 चांसेस है कि मदर और फादर दोनों में से किसी का भी एक्स हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मदर का एक्स आएगा तो उसके अंदर कुछ अलग और बहुत ज़्यादा जीन है, या फादर का एक्स आएगा तो उसके अंदर कम जीन है। तो यहाँ पर तो आपका ऐसा कुछ नहीं है एक्स की वजह से कि मदर करेक्टर ज़्यादा आए। अगर आपका एक्स जो है मदर का है तो उसके एक्स क्रोमोसोम जो है दोनों ही, चाहे वो मदर में है चाहे वो फादर में, दोनों में जीन सेम होंगे। तो किसी का भी आपका एक्स हो, आपका करेक्टर जो है वो सिमिलर शो होंगे, जो कि मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से वाई की बात करें तो यहाँ पर मदर एक्स एक्स है और फादर एक्स वाई है। अगर इनहेरिटेंस यानी ऑफ स्प्रिंग में वाई करेक्टर जा रहा है तो बच्चा ये वाई तो खाली फादर से आया है, मदर में तो है ही नहीं। तो उसके हिसाब से ऑफ स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा मैच किससे करना चाहिए, फादर से। पर यहाँ तो मैटरनल की बात करें यानी कि ऑफ स्प्रिंग मदर से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि वाई लिंक की वजह से तो वो फादर से ज़्यादा मैच करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोजोम्स की। तो ऑटोजोम्स 22 पेयर आपके जो है फीमेल में है और 22 ही पेयर आपके जो है मेल में है, और दोनों के ही जो ऑटोजोम है वो क्या है, दोनों के ही ऑटोजोम सेम है। तो चाहे आपका 22 क्रोमोसोम यहाँ से आते हैं और 22 क्रोमोसोम मेल बॉडी से आते हैं, तब बच्चे में 22 पेयर बनते हैं, यही होता है ना। तो यहाँ से भी आ रहे और यहाँ से भी आ रहे, यानी कि दोनों से ही आ रहे 22 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर तो आपका 50-50 चांसेस है, 50% मेल करेक्टर फादर के शो करेगा और 50% मदर के शो करेगा। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बच्चा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो इनहेरिट हो रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन इनहेरिट होंगे। अब साइटोप्लाज्म में कौन से जीन होते हैं? सो यहाँ देखिए, मदर में क्या होता है, मदर में एग होता है, ठीक है, ये फ्यूज़ करता है मेल स्पर्म के साथ। तो आपने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट पढ़ लिया है कि मेल का जो न्यूक्लियस है सिर्फ वही न्यूक्लियस आपका यहाँ पर एग के अंदर मूव करेगा और इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा और आपका ये जायगोट बन गया, जहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये मदर और फादर दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चा, इस जायगोट के अंदर ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट किसका है? ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो मदर एग का है, क्योंकि यहाँ से मेल से तो सिर्फ स्पर्म रिलीज होकर यहाँ पर मूव कर गया, ठीक है। बाकी एग एज इट इज़, एग के अंदर एज इट इज़ जो कॉम्पोनेंट था वही तो जायगोट में आपका ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग दिस इनहेरिटेंस, यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूजन के टाइम पर कि ये जो एग होता है, इस एग के साइटोप्लाज्म में, इस एग के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। सेल है तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा है कि इसका खुद का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। सेमी ऑटोनोमस है माइटोकॉन्ड्रिया कि खुद का डीएनए होने की वजह से ये मोस्ट ऑफ द वर्क खुद ही क्या कर सकता है, खुद ही वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एग के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एग के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी कुछ जीन होते हैं
और जाइगोट बनने के टाइम पर आपका एग के साइटोप्लाज्म का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही जाइगोट में प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पर जब न्यूक्लियस फ्यूज हुआ मेल और फीमेल का तो दोनों के कैरेक्टर आए, बट यहाँ पर जो जाइगोट में साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन है, ये जीन है, ये सिर्फ मदर के हैं। ये जीन किसके हैं? सिर्फ मदर के हैं, फादर के नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की हम बात करें तो इस केस में आपका मदर के कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। वाई? क्योंकि न्यूक्लियस तो आ ही रहा है, न्यूक्लियस तो एग से आ ही रहा है और स्पर्म से आ रहा है, तो न्यूक्लियस की वजह से तो 50-50 कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग से आपका माइटोकॉन्ड्रियल जीन भी आ रहा है डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग में, और ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन सिर्फ एग से आते हैं, स्पर्म से नहीं आ रहे हैं। तो इन जीन की वजह से जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर सिर्फ मदर से मैच करेंगे, फादर से नहीं करेंगे। सो इन दिस सेंस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो आपका ज़्यादा मैटरनल इन्फ्लुएंस शो करती है। सो योर राइट ऑप्शन विल बी साइटोप्लाज्म। अगर इनहेरिटेंस हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें तो यहाँ पर फीमेल से या मदर से ज़्यादा कैरेक्टर मैच करेंगे। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वुमेन है जिसका फादर कलर ब्लाइंड था। तो फादर, ये हम मान लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस, आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी कि एक्स अफेक्टेड होगा। तो इस फादर का एक्स अफेक्टेड है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है? कलर ब्लाइंड है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका फादर जो है उसने जब नॉर्मल शादी की होगी तो उसने शादी की होगी एक फीमेल से, एक्स वाली नॉर्मल फीमेल से, और इनसे इनको क्या हुई? एक बच्ची हुई, ठीक है। यही तो बोल रहे फादर से वुमेन जो हुई है, यानी इस फादर की बेटी वो नॉर्मल है, तो इनसे बच्ची हुई जो कि नॉर्मल है। तो यहाँ पर हम कंडीशन देखें तो ये एक्स सी इस एक्स के साथ फ्यूज़ करेगा और ये एक्स सी इस एक्स के साथ फ्यूज़ करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है? यहाँ पर फीमेल कैरियर है। देखो कलर ब्लाइंड का जीन है यहाँ पर, लेकिन ये रिसेसिव कंडीशन में नहीं है। रिसेसिव में मैंने आपको बताया था जब दोनों एक्स अफेक्टेड हो तब हम रिसेसिव कंडीशन कहते हैं। अभी तो आपका एक ही एक्स अफेक्टेड है, तो ये अफेक्टेड वाला यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं होता, नॉर्मल वाला वो आपका डोमिनेटिंग है, वो ज़्यादा एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पर फीमेल क्या होगी? इन दोनों ही केस में फीमेल जो है वो कैरियर है, यानी कि उसके पास आपका कलर ब्लाइंडनेस कॉजिंग जीन है, बट वहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो वो फीमेल नॉर्मल दिख रही है, नॉर्मल देख पा रही है, ठीक है। तो फीमेल यहाँ पर कैरियर होगी लेकिन आपका नॉर्मल होगी, जीन तो कैरी कर रही है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, पर उसको कलर ब्लाइंड नहीं है वो। अब इन्होंने कहा कि वो जो नॉर्मल वुमेन आपकी कलर ब्लाइंड फादर से बनी, यानी कि ये आपकी नॉर्मल वुमेन कलर ब्लाइंड से बनी, उसने शादी की एक नॉर्मल मैन से, यानी अब इसने शादी कर ली है एक नॉर्मल मैन से। तो उसने कहा उसके सन्स में आपका ये कलर ब्लाइंडनेस कितने प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चे यहाँ देखो, इससे जो सन होगा वो एक्स सी जो है वो इस वाई के साथ फ्यूज़ कर सकता है, और ये नॉर्मल एक्स जो है वो भी वाई के साथ फ्यूज़ करता है। हम सिर्फ वाई का देख रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ सन चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमारे पास है बस सन की। तो यहाँ पर आपका कलर ब्लाइंड कितने हैं? ये टोटल आपकी दो कंडीशन जो है सन की, इसमें से आधे आपके कलर ब्लाइंडनेस है और आधे आपके नॉर्मल। तो आप कहेंगे यहाँ पर 50% प्रोजेनी जो है सन की वो क्या है? कलर ब्लाइंड। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज राइट, कि यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर आपका 50% मेल अफेक्टेड होंगे या फिर हम कहें कलर ब्लाइंड होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका 1:2:1 फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो किस केस में आपका शो होता है। तो यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों ही क्या हों? 1:2:1। आपने सारी तरह की इंटरैक्शन पढ़ी, जहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री सब कुछ पढ़ा, डुप्लीकेट पढ़ा जहाँ 15:1 था,
कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा जहाँ पर आपका 9-7 था। देन हमने यहाँ पर आपका आपका सप्लीमेंट्री पढ़ा जहाँ पर आपका जो है 9-3-4 था। तो इस तरह से आपने डिफरेंट इंटरेक्शन पढ़े और मैंने आपसे कहा था उन इंटरेक्शन में आपको मेन उनकी डेफिनेशंस और उन इंटरेक्शन का रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। तो बच्चा उसी इंटरेक्शन में आपने 1-1 भी पढ़ा था। कहाँ पर आपने पढ़ा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री में तो 9:7 आएगा, ठीक है। मल्टीपल अलील कंडीशन होती है जहाँ पर एक जीन जो है उसकी बहुत सारी मोर देन 2 अलीलिक फॉर्म, क्योंकि मेंडल कहते थे 2 होती है, तो मोर देन 2 अलीलिक फॉर्म जो है वो प्रेजेंट हो, तब हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म शो हो रहा है, ठीक है। सूडो अलील मैंने आपको बताया था कि 2 डिफरेंट जीन हो लेकिन उनकी अलीलिक फॉर्म ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रही हो, जिस वजह से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका एक जीन है ए जिसकी ये 2 अलीलिक फॉर्म है, एक दूसरा जीन है बी जिसकी ये 2 अलीलिक फॉर्म है। ये आपके दोनों ही जीन जो है वो स्किन कलर के लिए कोड करते हैं, ठीक है। आपका ए जो है ये आपका स्किन कलर बनाता है रेडिश करके, ठीक है, रेडिश या ब्राउनिश आप कर लो। ये आपका स्किन कलर देता है कैसा? ब्राउनिश। और बी जो है ये आपका देता है रेडिश ब्राउन। तो बच्चा ब्राउनिश और रेडिश ब्राउन के अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर पर्सन का ब्राउन कलर है तो वो हो सकता है आपका इस जीन की वजह से हो, क्योंकि दोनों कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और आपका ब्राउन कलर हो सकता है बी की वजह से हो या फिर ए की वजह से हो। हम एग्जैक्ट यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों ही जीन में कलर ऑलमोस्ट सेम है। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ए है वो बी की सूडो अलीलिक फॉर्म है, यानी कि पर्सन के अंदर मान लो बी रिसेसिव फॉर्म में है, तो इस केस में रिसेसिव तो कम एक्सप्रेस होता, तो ब्राउन कलर किसकी वजह से होता? ए की वजह से। लेकिन हम यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। अलीलिक फॉर्म में मान लो आपका ए और कैपिटल बी दोनों ही डोमिनेटिंग फॉर्म में, ये भी कलर देगा ये भी कलर देगा। अब आपको कलर दिख रहा है ब्राउनिश, लेकिन वो ब्राउनिश कलर आपको ए की वजह से आ रहा है या बी की वजह से आ रहा है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दोनों जीन ऑलमोस्ट सेम फिनोटाइप दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में उन जीन्स को, उन अलीलिक फॉर्म को हम सूडो अलील कहते हैं, यानी वो एक दूसरे की अलीलिक फॉर्म लगती हैं बट वो है नहीं, वो डिफरेंट जीन होती हैं, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन आपका बचा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब ही मिक्सिंग होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने पढ़ा था कि हमने रेड फ्लावर लिया, इसे फ्यूज़ किया वाइट फ्लावर के साथ। तो यहाँ पर मेंडल के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट आपका F1 में एक्सप्रेस होगा, बट हमें यहाँ देखने को क्या मिला? F1 बना पिंक। क्यों? हमने कहा कि इन दोनों करेक्टर्स की क्या हो गई है? मिक्सिंग हो गई है, ब्लेंडिंग हो गई है, और यहाँ पर पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट कलर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ब्लेंडिंग क्या होता है, जहाँ पर पेरेंटल करेक्टर ना दिखकर आपको F1 जनरेशन में मिक्सिंग दिखे, यानी कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को ही मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल सकती हूँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही क्या है? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो योर ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? आपका 1:1 रेशो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है और उसी को हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट जो है वो कहाँ दिखता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट क्या है। जहाँ पर एक जीन जो है वो आपका मोर देन 1 करेक्टर, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एक जीन एक करेक्टर के लिए कोड करती है, लेकिन एक जीन आपका यहाँ पर अगर मल्टीपल इफेक्ट शो करे, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जब हमने सिकल सेल अनीमिया पढ़ा था तो हमने कहा था ग्लूटामिक की जगह आपका जो वेलाइन बनता है
वहाँ पर आपका उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर दो आपका करेक्टर देखने को मिले या दो कंडीशन देखने को मिली। सबसे पहला तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन प्रोटीन चेन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है, एक तो ये चेंज हुआ। दूसरा यहाँ पर आरबीसी की शेप भी तो चेंज हुई। तो एक जीन की वजह से, एक आपका जीन म्यूटेशन, सिर्फ एक जीन की वजह से आपके दो करेक्टर या दो इफेक्ट शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिकल सेल अनीमिया क्या शो कर रहा है, आपका प्लियोट्रोफी शो कर रहा है। इसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने कि दो करेक्टर आपके शो होते हों। फिनाइल कीटोयूरिया पे बिल्कुल हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जब फिनाइल एलेनिन जो है वो आपका नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो वो फिनाइल मतलब एंजाइम की एब्सेंस में, इसे तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या होता है, फिनाइल कीटोयूरिया में एंजाइम बनाने के लिए आपका जो जीन होता है वो डिफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम फॉर्म नहीं हो पाता। जीन डिफेक्टेड, एंजाइम नहीं बना, तो ये फिनाइल एलेनिन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, ठीक है, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड जो है वो आपका एक्यूमुलेट होगा कहाँ पर, आपकी ब्रेन में। जब आपकी ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है बच्चा, तो ये ब्रेन को डैमेज करता है। तो यहाँ फिनाइल कीटोयूरिया में भी दो इफेक्ट दिखे, पहला तो ये ब्रेन को डैमेज करेगा। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि फिनाइल कीटोयूरिया और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो ब्रेन डैमेज करने के साथ साथ आपका कंट्रोल करते हैं पिगमेंटेशन को, यानी आपके स्किन के कलर और आपका हेयर कलर, स्किन का कलर और आपका हेयर जो है वो वाइट होने लगे, स्किन वाइट होने लगे, तो वो आपका किस जीन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर फिनाइल कीटोयूरिया को ब्रेक करने के, फिनाइल एलेनिन को ब्रेक करने के लिए आपका यहाँ पर कंपाउंड नहीं है, फिनाइल कीटोयूरिया फिनाइल एलेनिन में ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपके दो इफेक्ट शो हो रहे हैं इस जीन की वजह से। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी योर बोथ ए एंड सी, ठीक है, ए और सी आपका दोनों ही राइट ऑप्शन होंगे। ये भी आपके दो इफेक्ट शो करेगा और ये भी दो इफेक्ट शो करेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following character represent inheritance of blood group in human? ह्यूमन के अंदर जो इनहेरिटेंस होता है ब्लड ग्रुप का, तो वहाँ पर आपको इनमें से कौन सा पैटर्न दिख रहा है। पहली चीज़ बच्चा, हमारे केस में ब्लड ग्रुप है ABO, जिसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम है लैंडस्टीनर, ठीक है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप में आपने दो मेन चीज़ें पढ़ी, एक तो हमारा ब्लड ग्रुप दिखाता है मल्टीपल एलिनिज्म, एंड व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म, तो यहाँ पर आपका एक जीन होता है आई जीन और इसकी तीन एलिलिक फॉर्म होती है, IA हो सकती है, IB हो सकती है और II या 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक जीन की, मेंडल के अकॉर्डिंग एक जीन की दो एलिलिक फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, इस जीन की तीन एलिलिक फॉर्म है, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, ABO ब्लड ग्रुप आपका मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो शो कर रहा है। दूसरा हमने बात की, जब IA और IB एक साथ होंगी तो ये दोनों ही डोमिनेटिंग होती है और दोनों एक साथ एक्सप्रेस होकर बनाती है AB ब्लड ग्रुप, यानी कि दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो रही, तो मैं कह सकती हूँ क्या है, कोडोमिनेंस है ना। कोडोमिनेंस में क्या है, को में होता है एक साथ, डोमिनेट होना, एक साथ एक्सप्रेस होना। तो यहाँ पर अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपका पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ब्लड ग्रुप में कहीं पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। मल्टीपल एलिनिज्म बिल्कुल शो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शन, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शन शो नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। एंड डोमिनेंस, अब ये डोमिनेंस तो भाई अगर हम IA और II की बात करें तो डोमिनेंस तो नॉर्मल फिनोमिना है कि जो जीन एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पर आपका अगर हम देखें मोर एप्रोप्रिएट आंसर, तो आपका क्या जाएगा, मल्टीपल एलिनिज्म जाएगा। सो हियर द राइट ऑप्शन की ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या दिखा रहा है, वो मल्टीपल एलिनिज्म दिखा रहा है, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपको एक सीक्वेंस गिवन है किसका, कोडिंग स्ट्रैंड का। यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में। ये सीक्वेंस है कोडिंग स्ट्रैंड का, आपको इससे mRNA बनाना है। तो बच्चा यहाँ पर मैंने आपको बताया था mRNA जो बनता है वो किससे बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है। mRNA किससे बनता है, टेम्पलेट से। तो सबसे पहले इस कोडिंग को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, टेम्पलेट से, और फिर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से आप क्या बना सकते हैं, mRNA। तो आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड है AGG। तो बच्चे जब टेम्पलेट बनाओगे इससे, टेम्पलेट तो आपका DNA का ही स्ट्रैंड होता है, तो A के ऑपोजिट क्या आएगा, T, G के ऑपोजिट C, देन आपका T के ऑपोजिट A, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, ये है। तो ये आपका बना टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट से अगर मैं यहाँ पर क्या बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पर फॉर्म करूँ इसका mRNA, तो बच्चा T के साथ क्या बाइंड करेगा, A, C के साथ G, A के साथ यूरेसिल, देन A यूरेसिल। अब यहाँ चेक कर लीजिए, अगर आप इसे डायरेक्ट कन्वर्ट करते किस में, mRNA में, तो आपका स्ट्रैंड UCCA ये होता, और ये ऑप्शन है आपका फोर्थ। तो जिन्होंने फोर्थ आपका ऑप्शन लगाया होगा, यानी डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर दिया होगा mRNA में, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड है। तो इसे आपको पहले कन्वर्ट करना है टेम्पलेट में, और टेम्पलेट में कन्वर्ट करने के बाद आपका राइट ऑप्शन जो यहाँ पर बनेगा बच्चा, दैट राइट ऑप्शन विल बी योर थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Hugo de Vares, the mechanism of evolution is, Hugo de Vares के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है। तो बच्चा यहाँ पर हम बात करते हैं Hugo de Vares के अकॉर्डिंग। यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग देखो हम बात करते हैं यहाँ पर म्यूटेशन। सबसे पहले तो इवोल्यूशन होता क्यों है, म्यूटेशन की वजह से, ये तो हमने पता है। म्यूटेशन मतलब चेंजेस। अब दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने म्यूटेशन की अलग अलग डेफिनेशन दी, एक थे ह्यूगो डी वैरिस और दूसरे थे हमारे मेंडल। हमारे मेंडल जी कहते थे क्या, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो स्लो एंड ग्रेजुअल है। तो ये स्टेटमेंट हो गई किसकी, मेंडल की, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है ह्यूगो डी वैरिस की। तो यहाँ पर ह्यूगो डी वैरिस ने इसके ऑपोजिट कहा। ह्यूगो डी वैरिस ने कहा कि जो म्यूटेशन है वो सडन, अचानक से होती है एंड फास्ट होती है, सडन एंड फास्ट है। तो यहाँ पर देखते बच्चा, स्लो एंड ग्रेजुअल तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये तो मेंडल ने बात कही थी। अब इन्होंने कहा इवोल्यूशन का कारण है फिनोटिपिक वेरिएशन, यानी कि दिखने में अलग अलग है। तो बच्चा ये फिनोटिपिक वेरिएशन क्यों आ रहा है, हमें यही तो फाइंड आउट करना है। तो ये ऑप्शन भी एक बार हटा देते हैं। मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन कि बहुत सारे आपके बहुत स्टेप में म्यूटेशन चेंजेस होते जा रहे हैं और तब जाके इवोल्यूशन हुआ। तो मल्टीपल स्टेप तो आपका स्लो प्रोसेस हो गई ना, मतलब होते जा रहे उसके बाद आपका यहाँ पर इवोल्यूशन की कोई नई चीज़ बन गई। तो ये वाला मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन तो आपका मेंडल की कही हुई चीज़ है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो फिर स्लो और ग्रेजुअल हो गया। हमें तो ह्यूगो डी वैरिस की सडन एंड फास्ट चाहिए। तो यहाँ पर टर्म आया साल्टेशन। ह्यूगो डी वैरिस ने जो सडन म्यूटेशन हो रही है, फास्ट हो रही है, उसी को उन्होंने टर्म दिया साल्टेशन। और साल्टेशन को उन्होंने डिफाइन किया दैट साल्टेशन इज व्हाट, इट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, कि एक सिंगल स्टेप में आपका क्या हो रहा है, लार्ज वेरिएशंस, ज़्यादा वेरिएशंस और म्यूटेशन यानी कि बदलाव आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टेप में एक बार होते ही और चेंज हो गया, जबकि यहाँ पर क्या है, मल्टीपल टाइम्स चेंजेस होंगे और तब जाके इवोल्यूशन हुआ। लेकिन इनके अकॉर्डिंग सिंगल म्यूटेशन से ही क्या हो गया, आपके बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा, साल्टेशन। ये टर्म देने वाले ह्यूगो डी वैरिस से, और साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप में आपका चेंजेस ब्रिंग हो जाए, म्यूटेशन आ जाए।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओप्रोन का कौन सा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एन ओप्रोन एक्सेप्ट, कि ये सारे आपके ओप्रोन के पार्ट है एक्सेप्ट कौन सा। आपने लैक ओप्रोन पढ़ा बच्चा, उस ओप्रोन को डायग्राम ध्यान में रखो क्या था। उस ओप्रोन में शुरू में प्रमोटर रीजन था, फिर आपका एक इंड्यूसर जीन था दिस प्रमोटर रीजन, फिर आपका ये आई जीन था जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था, फिर प्रमोटर था, फिर ऑपरेटर था, फिर आपका स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट था, है ना। तो यहाँ पर प्रमोटर बिल्कुल था, यहाँ पर प्रमोटर, ऑपरेटर बिल्कुल था, यहाँ पर ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन बिल्कुल था यहाँ पर। एनहांसर हमने ओप्रोन में नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, एनहांसर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ओप्रोन, बाकी सारे आपके ओप्रोन के पार्ट हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, आपको बताना है इनमें से कौन सा रॉन्ग मैच है, ठीक है, रॉन्ग मैच है, सारे सही होंगे, इनमें एक रॉन्ग है, वो आपको एक रॉन्ग कौन सा ये देखना है। तो ग्रास हॉपर में XO टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, बिल्कुल सही है। ग्रास हॉपर में हमने बात की थी, ह्यूमन में ड्रोसोफिला में XXXY होती है, जबकि ग्रास हॉपर में XXXO होती है, ठीक है। तो यहाँ पर XXXO ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, राइट। फिर ABO ब्लड ग्रुपिंग को डोमिनेंस शो करता है, तो ये हमने अभी बात की है, बिल्कुल करता है। जहाँ पर IA और IB अगर ये एक साथ आ जाते हैं, टुगेदर आते हैं, तो ये दोनों एक साथ एक्सप्रेस होकर AB ब्लड ग्रुप शो करेंगे, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, एक साथ डोमिनेट होना, एक साथ एक्सप्रेस होना ही क्या है, को डोमिनेंस। तो ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट आपका आता है लिंकेज का टर्म, TH मॉर्गन ने दिया था, बिल्कुल सही। लिंकेज देने वाले मॉर्गन थे, और यहाँ पर लिंकेज को नापा जाता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देने वाले, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात किस साइंटिस्ट ने की, तो बच्चा यहाँ पर आ जाएगा स्टूटवर्ट। स्टूटवर्ट ने आपका यहाँ पर बात की थी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की, और TH मॉर्गन ने यहाँ पर बात की थी लिंकेज की। अब लास्ट ऑप्शन है स्टार्च सिंथेसिस इन पी के अंदर जो स्टार्च बनता है वो मल्टीपल एलील की वजह से है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर स्टार्च बनना जो है पी के अंदर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ही NCERT में लास्ट पैराग्राफ है जहाँ पर बताया है कि एक बी जीन होता है जिसकी 2 एलीलिक फॉर्म होती है। आपका कैपिटल बी जो है वो राउंड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मॉल जो है वो रिंकल्ड के लिए। और ये जीन आपका एक और करेक्टर जो है वो रेगुलेट कर रहा है। तो बच्चा ये देखो, ये आपका प्लियोट्रॉफिक में भी आ सकता है ना एग्जाम्पल, एक जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट रेगुलेट कर रहा है। तो एक करेक्टर तो यही हो गया शेप ऑफ सीड, इसके अलावा ये इसके अंदर स्टार्च की कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करता है। अगर आपका कैपिटल बी है तो वहाँ पर स्टार्च ग्रेन जो होते हैं वो आपके बिग होते हैं, बड़े होते हैं, और स्मॉल बी है तो यहाँ पर स्टार्च ग्रेन क्या होंगे, स्मॉल होंगे। लेकिन जब इन दोनों से F1 जनरेशन बनाई गई तो F1 जनरेशन में हमें ऑफस्प्रिंग मिला BB, ठीक है। अब इसमें ये भी एक्सप्रेस होना चाहिए था, यानी कि राउंड होने चाहिए थे, और ग्रेन जो हैं स्टार्च के वो कैसे होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। लेकिन उन्हें दिखा क्या, सीड तो राउंड थे, बट यहाँ पर जो स्टार्च ग्रेन है वो आपका इंटरमीडिएट साइज के थे, ना तो वो लार्ज हुए और ना ही वो स्मॉल। अगर ये एक्सप्रेस हुआ होता तो स्मॉल होते, ये एक्सप्रेस हुआ होता तो लार्ज होते। पर यहाँ पर स्टार्च ग्रेन का जो साइज़ था वो ना तो बड़ा था ना ही छोटा, बल्कि इंटरमीडिएट था। यानी कि यहाँ दोबारा क्या हुई है, दोनों पेरेंट में से किसी का भी एक्सप्रेस नहीं हुआ, और F1 जनरेशन में आपका नया करेक्टर देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या हुई है, ब्लेंडिंग। तो ये स्टार्च सिंथेसिस जो है पी में वो मल्टीपल एलिलिज्म की वजह से नहीं बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, बहुत इजी सा है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA, वो सबसे पहले किस में देखा, तो बच्चा यहाँ पर ई कोलाई, कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई के अंदर
आपका सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। ई कोलाई को आपका नाइट्रोजन मीडियम में अमोनियम क्लोराइड में आपका, जहाँ पर एक बार नाइट्रोजन 15 को लिया गया था और एक बार नाइट्रोजन 14 आइसोटोपिक फॉर्म को लिया था। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर आपका यहाँ पर क्या किया गया था, इन्हें ट्रीट किया गया था। तो राइट ऑप्शन है बैक्टीरिया पर किया गया है। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिएशन caused by mutation as proposed by ह्यूगो डी वैरिस। वेरिएशन जो आपका ह्यूगो डी वैरिस ने बताया, वेरिएशन जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, और ह्यूगो डी वैरिस ने बताया, यानी ह्यूगो डी वैरिस की दी हुई म्यूटेशन की डेफिनेशन आपको बतानी है। तो ह्यूगो डी वैरिस के अकॉर्डिंग म्यूटेशन क्या थे? वो आपके सडन थे, फास्ट थे। सडन को हम रैंडम भी बोल सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्शनलेस हम वहाँ पर प्रिज्यूम नहीं कर सकते। जैसे मेंडल तो क्या कहते थे कि ग्रेजुअल और स्लो है और हमेशा अच्छे के लिए हो रहे हैं। वेरिएशन एनवायरनमेंट में रहकर अच्छे बदलाव के लिए हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूगो डी वैरिस का कहना था कि वो डायरेक्शनलेस है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छा है या आपका नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो स्मॉल वाली चीज़ तो हटा ही दो कि यहाँ पर वेरिएशन स्मॉल धीरे धीरे हो रहे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो किसकी है? मेंडल की है कि यहाँ पर धीरे धीरे होंगे, तो ये मेंडल ने कहा था। तो हमारे पास रैंडम की दो स्टेटमेंट बची, रैंडम एंड डायरेक्शनल एंड रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। तो यहाँ पर ह्यूगो डी वैरिस की क्या थी? रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ओके, सो दिस इज़ योर राइट आंसर। ओके, तो ये आपका राइट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑफ द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वॉज एक्सप्लेन बाय। यहाँ देखिए सिंपल सा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कि आपका बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, इस पर ये दो जीन है, तो इन दोनों जीन के बीच में आपका रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बच्चा अगर ये दोनों पास है, यानी कि लिंकेज अगर ज़्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? कम होगा। अगर दोनों पास है तो फिर तो आपका यहाँ पर क्रॉसिंग इसके बीच से, इन दोनों जीन को बीच से कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है जब रिकॉम्बिनेज एंजाइम इनके बीच में काम कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आप देंगे कि यहाँ पर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन ऑपोजिट है। इन्होंने कहा अगर दो जीन, ये दो जीन हो गए आपके सेम क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो उसमें आपका इन दोनों के जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन की, वो आपका किस साइंटिस्ट ने बताई? तो यहाँ पर लिंकेज के बारे में कहने वाले तो क्या थे? मॉर्गन। लेकिन यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलने वाले आपके एल्फ्रेड स्टुअर्ट थे। तो यहाँ पर मॉर्गन ने किसकी बात की? लिंकेज की बात की। मेंडल ने यहाँ पर क्या बात की? नॉर्मल इनहेरिटेंस की बात की, इनहेरिटेंस डोमिनेंस की बात की। सटन एंड बॉवेरी आपने पढ़ा है, सटन एंड बॉवेरी ड्रोसोफिला, जिन्होंने क्या दी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि जीन नहीं क्रोमोसोम जो हैं वो इनहेरिट होते हैं, तो इन्होंने दी क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। अब बचा एल्फ्रेड स्टुअर्ट, तो इन्होंने यहाँ पर दी थी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दो जीन के बीच में बताने वाले कौन? एल्फ्रेड स्टुअर्ट। सो योर राइट ऑप्शन विल बी थर्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पर मैच करना है इस जीन को, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा था। देखो जेड जीन तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ठीक है। आई जीन बनाता है रिप्रेसर। अब बचा ए जीन और वाई जीन, तो यहाँ पर आपका जीन का अरेंजमेंट कैसा था? आपका ZYA था, तो Y आपका फिर बनाता है क्या? परमीएज, एंड A बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये जीन अरेंजमेंट आपकी लैक ओप्रोन में गिवन है, ओके। और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर आप आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आंसर सेकंड जो है दैट विल बी योर राइट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the genetic disorder in which an individual has overall masculine. देखो आपको एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर बताना है जहाँ पर ओवरऑल मेल जो है वो मस्कुलाइन डेवलपमेंट शो करे, यानी मसल हो, ठीक है. गायनोमेस्टिया जो है वो शो करे और स्टेराइल होना चाहिए, यानी कि मस्कुलर डेवलपमेंट, गायनोमेस्टिया और स्टेराइल कंडीशन, ये जिस डिसऑर्डर में है वो आपको यहाँ पर डिसऑर्डर फाइंड आउट करना है. तो हमने बात की गायनोमेस्टिया, जहाँ पर मेल जो है वो फीमेल के सेकेंडरी करेक्टर दिखा रहा है. वाई? क्योंकि उसके अंदर एक एक्स की कॉपी एक्स्ट्रा है, लाइक दिस. और यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं इसमें? 47. तो यहाँ पर भी आपकी क्या हुई है? एन्यूपोलाइडी. एन्यूपोलाइडी गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम. तो यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम का गेन हुआ है, ठीक है. तो ये क्या होगी? एन्यूपोलाइडी होएगी. और यहाँ पर इस एन्यूपोलाइडी के अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन आपका जाएगा वो क्या जाएगा बच्चा? राइट ऑप्शन आपका क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम जाएगा. सो दिस क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम इज योर राइट. टर्नर में बाकी डिजीज़ को देख लेते हैं और क्या है. तो टर्नर के अंदर आपका XX और XO कंडीशन होती है. यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड होंगी, यानी वो नॉर्मल फीमेल होती है लेकिन एक X की कॉपी उनके पास कम है. तो यहाँ टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 45 हो गए. और ये फीमेल आपकी क्या होती है? स्टेराइल होती है. देन क्लिनफ्लेंटर, यहाँ पर XXY की कंडीशन है और यहाँ पर मेल अफेक्टेड है और टोटल क्रोमोसोम एक बढ़ रहा है तो 47. एडवर्ड के अंदर ट्राइसोमी है 13th क्रोमोसोम की. एंड डाउन सिंड्रोम में 21th क्रोमोसोम की क्या है? ट्राइसोमी है, ठीक है. तो इन दोनों के अंदर आपकी क्या है? ट्राइसोमी है. ओके, सो दिस इज योर ओवरऑल जेनेटिक डिसऑर्डर. आई होप आपको ये क्लियर हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बच्चा. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया. हीमोफीलिया आपका किसे डिस्क्राइब करे? तो हमने पढ़ा है हीमोफीलिया आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे मैंने, ठीक है. रिसेसिव डिसऑर्डर है. तो यहाँ पर पहला देखिए रिसेसिव जीन डिजीज, बिल्कुल सही है. रिसेसिव तो है ही जेनेटिक डिसऑर्डर. एक्स लिंक रिसेसिव, ये भी सही है, रिसेसिव है. और किससे? एक्स लिंक से. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये गलत. यहाँ क्रोमोसोम का कोई लेन देन नहीं, मतलब क्रोमोसोम का लॉस या गेन नहीं हो रहा. और डोमिनेटिंग जीन डिसऑर्डर, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. तो ऑप्शन आपका 1 और 2 में से आपका होना चाहिए. और इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट दे रखा है एक्स लिंक. तो यहाँ पर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा आपका बच्चा? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी योर एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि ये सेकेंड ऑप्शन आपका होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A complex of ribosome are attached to single strand of DNA is known as. ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. DNA की जगह, आई होप आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा, आप लोगों ने अटेम्प्ट सही किया है, बट यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है. DNA की जगह यहाँ पर RNA होना चाहिए, ठीक है. कि एक सिंगल स्ट्रैंड RNA के अंदर जो आपका मल्टीपल राइबोसोम्स आकर, ये मल्टीपल राइबोसोम्स की कॉपी है. और यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? तो बच्चा ये आपको 11th में मैंने पढ़ाया है. 11th में आपको पढ़ाया गया था क्या? इस तरह के स्ट्रक्चर को आप पॉलीजोम कहते हैं. पॉलीमर, कोई भी केमिकल कंपाउंड बाइंड हो रहा हो एक दूसरे के साथ, तो हम यहाँ पॉलीमर बोल देते हैं. ट्रांसलेशन आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन है. ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट आपके लैगिंग स्ट्रैंड जो है DNA के, उस पर बनने वाले आपके क्या हैं? स्ट्रैंड है. तो लैगिंग स्ट्रैंड पर फॉर्म होते हैं. सो हियर द राइट ऑप्शन इज योर पॉलीजोम. पॉलीजोम यहाँ पर राइट ऑप्शन है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
under which of the following condition there will be no change in the reading frame of mRNA, कि इस mRNA की रीडिंग फ्रेम में आपका चेंज नहीं आएगा, किस कंडीशन में। पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कि इस mRNA के अंदर आपका कितने अमाइनो एसिड फॉर्म हो रहे हैं, कितने कोडोन बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, ये mRNA अगर मैं 3 का पेयर बनाऊँ 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आपके 5 कोडोन हैं और 5 कोडोन 5 अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंसर्शन ऑफ जी एट 5th पोजीशन, 5th पोजीशन पर, यानी कि 4th और इन दोनों के बीच में अगर मैं एक और जी लगा दूँ तो बच्चा यहाँ पर आपके कोडोन तो देखो सेम रहेंगे, कोडोन तो आपके क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, ठीक है। आप खुद पेंसिल से ड्रॉ कर कर इसे देख सकते हो। सी, जैसे मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ, आपका यहाँ पर 5th पोजीशन पर जी को इंसर्ट करना है, तो बाकी तो नॉर्मल रहेंगे, ए सी ए जी जी सी जी जी यू जी सी यू ए यू यू, यही बना। अब यहाँ देखिए बच्चा, अगर इसमें 3 का पेयरअप किया जाए, अगर अब इसके अंदर आपका 3 का पेयरअप किया जाए तो यहाँ देखिए ये एक कोडोन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, प्लस एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ये यू आपके पास क्या है, ये यू रह गया है। तो यहाँ पर आपका रीडिंग फ्रेम में चेंज आया है क्योंकि एक एक्स्ट्रा यू यहाँ पर रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग फ्रेम में चेंज आ रहा है। अब लेकिन नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड में आपका चेंज नहीं आया है, पहले भी आपके 5 बन रहे थे, अब भी आपके 5 बनेंगे, लेकिन अमाइनो एसिड चेंज हो सकता है, ठीक है। अब अगर 5th पोजीशन से आप क्या करो, 5th पोजीशन से आप जी को डिलीट कर दो, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इससे एक कम कर दूँ, ठीक है, 5th पोजीशन से आपका करना है वैसे, तो यहाँ पर देखिए ये 5th पोजीशन का जी है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पर ये पहला कोडोन, फिर ये दूसरा कोडोन, तीसरा कोडोन, चौथा कोडोन, 5वां बन नहीं पाएगा क्योंकि 2 यू रह गए हैं, ठीक है, 5वां नहीं बन पाया। तो यहाँ कोडोन कम हो गए, 4 कोडोन हो गए, पहले 5 थे और अब हमें 4 कोडोन मिल रहे, तो यहाँ पर तो चेंज हुआ है, ऑल्ट्रेशन हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीशन ऑफ जी, यानी ये पूरा मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर भी देखो 3 का पूरा एक आपने हटा दिया, तो यहाँ एक कोडोन कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 4 कोडोन बनेंगे फिर। तो इसमें ऑप्शन में 4, इस ऑप्शन में भी 4, ठीक है, इन दोनों में ही 4 बनेंगे और इसमें कोडोन बन रहा था 5। और नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन चेंज द रीडिंग फ्रेम, कि ये सारे ही ऑप्शन जो है रीडिंग फ्रेम को चेंज करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को लूँ तो ये आपका रीडिंग फ्रेम को वैसे तो देखो चेंज तो कर रहा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यहाँ पर ऑल आना चाहिए कि चेंज तो कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मैं यहाँ पर क्या लेती, मैं फर्स्ट को लेती, क्योंकि एक अगर अमाइनो एसिड को आप इंसर्ट कर रहे हो तो उसमें लास्ट में एक बच रहा है, लेकिन कोडोन पहले भी 5 थे और अब भी 5 ही कोडोन बन रहे हैं। हाँ, बट यहाँ पर अमाइनो एसिड चेंज हो सकते हैं। मान लो यहाँ पर पहले अमाइनो एसिड की जो चेन बनी वो किसकी बनी, वेलाइन की बनी, फिर थ्रियोनिन था, फिर आपका हिस्टामिन था, फिर प्रोलिन था, ठीक है, फिर वेलाइन था। ये 5 यहाँ पर अमाइनो एसिड बने, लेकिन जब 5th पोजीशन पर आपने इंसर्शन किया तो पहला तो ठीक है वेलाइन ही है, लेकिन यहाँ पर 5th पोजीशन पर चेंज होने की वजह से हो सकता है थ्रियोनिन ही बने या इसकी जगह कोई और भी बन सकता है, और आगे का पूरा फ्रेम आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में क्या ज़्यादा एक्यूरेट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये भी आपका ज़्यादा एक्यूरेट जा सकता है, तो बच्चा और ये वैसे आपका सारे ही रीडिंग फ्रेम को क्या कर रहे हैं, चेंज। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मैं फर्स्ट ऑप्शन लेती, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है, बट ज़्यादा एक्यूरेट आपका ये वाला है, ओके, क्योंकि चेंज तो हो ही रहा है। नाउ नेक्स्ट आपका है, आपको सिंपल मैच करना है इसमें, तो ये तो बहुत ईजी है, आपको मैच करना है। देखो पॉलीजेनिक इंटरेक्शन, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन क्या है? पॉली मतलब बहुत सारे जीन एक करेक्टर के लिए कोड कर रहे हो, तो यहाँ देखिए मैनी जीन गवर्न अ सिंगल करेक्टर, तो बहुत सारे जीन मिलकर एक के लिए कोड करे, यानी कि डी फर्स्ट से लिंक हो गया। प्लियोट्रॉफी क्या है? अभी हमने पढ़ा जहाँ पर एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को कोड करे, यानी कि सी हो गया 2 के साथ। कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस अगर हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में आपका दोनों अलील एक्सप्रेस हो रही हो, को मतलब एक साथ, तो ये हो गया 4th, और फर्स्ट जो है वो मैच कर गया 3rd के साथ। तो यहाँ पर आप राइट ऑप्शन जो है वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका राइट ऑप्शन जो है वो दिस वन, दिस इज़ योर राइट ऑप्शन, ठीक है। आपको सिर्फ डेफिनेशन गिवन है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देनी है। तो यहाँ पर देखिए डाउन सिंड्रोम एन्यूपोलाइडी की वजह से, बिल्कुल एन्यूपोलाइडी गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पर गेन हो रहा है क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से क्या है? ट्राइसोमी है किसकी? 21st क्रोमोसोम की, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये एन्यूपोलाइडी ही कहलाएगा, सिंगल क्रोमोसोम का गेन। फिनाइल कीटोयूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, सही है, ठीक है, बिल्कुल ऑटोसोम जीन रिसेसिव डिसऑर्डर है। देन थैलेसीमिया ए के अंदर HBB जीन्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं क्रोमोसोम 11 पे, तो ये गलत है बच्चा, क्योंकि थैलेसीमिया बी पर होता है ये जीन, एंड क्रोमोसोम नंबर भी आपका यहाँ पर 11 नहीं, प्रोबेबली 9 या 16 होगा, चेक करना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर थैलेसीमिया HBB जीन आपका, पहली चीज़ तो थैलेसीमिया ए का है ही नहीं, ठीक है, ये थैलेसीमिया बी का जीन है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट है हीमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल ये एक्स लिंक रिसेसिव होता है, और मैंने आपसे कहा था कहीं पर भी एक्स आए तो उसे हम सिंपल सेक्स लिंक लिख देते हैं, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम आपके एक्स और वाई ही हैं, और वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा है जिस पे बहुत कम जीन है, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड डिसऑर्डर भी बहुत कम है। तो अगर आपको एक्स लिंक्ड आता है या सेक्स लिंक्ड आता है, दोनों का मतलब एक ही है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसमें से कौन सा करेक्टर मेंडल के एक्सपेरिमेंट पी एक्सपेरिमेंट में नहीं प्रेजेंट था? तो हमने बात की थी वहाँ पर आपके टोटल कितने जो हैं, टोटल आपके 14 करेक्टर जो हैं वो प्रेजेंट थे। लाइक स्टेम है, स्टेम टॉल और शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के 7 करेक्टर थे, और टॉल, शॉर्ट, राउंड, रिंकल, इस तरह करके आपके 14 करेक्टर थे, ठीक है। तो जैसे 2 करेक्टर ये हो गए आपके टॉल और शॉर्ट के लिए, फिर ये हो गए। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टर नहीं था? बिल्कुल स्टेम की उसने बात की थी, टॉल और ड्रॉप होते हैं, सीड के कलर की भी बात की थी और सीड के शेप की भी बात की थी, तो ये भी राइट है। बिल्कुल पॉड के शेप की भी बात की गई थी और पॉड के कलर की भी बात की गई थी, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्राइकोम के बारे में बात नहीं की गई, और ट्राइकोम क्या होता है? स्टेम पर आपको जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, इन्हीं को हम ट्राइकोम कहते हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने ट्राइकोम की बात नहीं की थी। सो योर ऑप्शन डी जो है वो आपका रॉन्ग है, वो आपका कंसिडर नहीं किया गया है मेंडल के करेक्टर में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर देखिए बच्चा, इसमें है कि अगर यहाँ पर 999 बेसिस हैं तो यहाँ पर हमें प्रोटीन मिलेंगे 333, बिल्कुल सही है। देखो 999 अगर बेसिस हैं तो ये 3 का पेयर करके एक कोडोन बनाएंगे, यानी कि मैं इसे डिवाइड अगर 3 से करूं कि इन सब ने 999 जो बेसिस थे इन सब ने 3 का पेयर बना लिया, तो 3 का जब पेयर बनेगा तो यहाँ पर कितने कोडोन आए मेरे पास? 333 कोडोन, यही ये कह रहा है 333 कोडोन आए, और हर कोडोन आपका एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, यानी कि यहाँ पर 333 अमाइनो एसिड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी हुई है कि यहाँ पर ये 333 अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है।
एंड द बेस एट पोजीशन 90 इज डिलीटेड। अब इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर 1 से शुरू हुआ था और हमारे पास 999 कोडोन थे। इन्होंने कहा कि 90th पोजीशन पर जो आपका बेस है, ठीक है, 999 बेसिस से 90th पोजीशन का जो बेस है उसे डिलीट कर दिया। तो बच्चा यहाँ देखिए, जब यहाँ से इसे डिलीट किया तो आगे की चेन ऑल्टर होगी, लेकिन यहाँ वाली तो ऑल्टर नहीं हुई। तो यहाँ पर इससे पहले आपके कितने हैं, 89 नाइट्रोजनस बेस है। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 3 से, तो यहाँ पर इन 89 नाइट्रोजनस बेसिस से कितने कोडोन बनेंगे, तो यहाँ 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आपके कितने 29 कोडोन बने, और ये 29 कोडोन 29 अमाइनो एसिड बनाएंगे। यानी कि आपका जो 333 अमाइनो एसिड बन रहे थे, अगर 90th पोजीशन पर कुछ डिलीट किया जाता है तो उसमें से 29, क्योंकि 90th पोजीशन के आगे बदलाव आया लेकिन उससे पीछे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, तो यहाँ 29 तो एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन आपका यहाँ पर 90th पोजीशन पर चेंज आने की वजह से आगे के सारे कोडोन बदल गए। तो यहाँ टोटल हमारे पास कोडोन कितने थे, 333। अब इस 333 में से 333, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर एक डिलीट होने के बाद यहाँ पर आपका 998 आपका यहाँ बेसिस बचा। आप इस 998 से कोडोन बनाइए, ये आपके बचे हैं। तो 998 से आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन पॉइंट्स डेसिमल्स में नहीं लेते, तो जितना कट रहा है आपको उतना काटना है। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो ये आपके इतने कोडोन बनते और इतने ही क्या बनते, अमाइनो एसिड बनते। तो इन्होंने कहा 332 अमाइनो एसिड में से आपके 29 अमाइनो एसिड तो बिल्कुल इंटैक्ट है, क्योंकि वो आगे वाले हैं, ये आपके 90 से पहले के हैं 29, इसके पीछे के चेंज होंगे। तो यहाँ पर अगर पूरा 332 पूरा ये 332 कोडोन है, तो यहाँ पर आपके 29 कोडोन तो सेम रहे। तो इसको आप माइनस कर लीजिए, आपका क्या आएगा यहाँ पर आपका आएगा 2, देन आपका यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपका 3। यानी कि राइट ऑप्शन है कि 302 आपके जो हैं वो अमाइनो एसिड आपके चेंज होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए आपका जो नियर बाय है, तो वैसे तो एग्जैक्ट आपका 302 ही आएगा यहाँ पर, बट मैंने पेपर बहुत जल्दी में बनाया तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, एस्टिमेट लगाया था। सो बच्चे यहाँ पर आपका 302 आपका राइट आंसर है। तो उसके नियर बाय आपका क्या है, 304। ये ऑप्शन मैंने 333 दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कट कर दिया, आपका 45 नंबर का ही पेपर मैंने रखा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन मैंने थोड़ा चेक नहीं किया। तो यहाँ पर 302 ऑप्शन आएगा, ठीक है। 302 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Thalassemia and sickle cell anemia is caused due to a problem in the globin molecule synthesis। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया दोनों के ही अंदर हीमोग्लोबिन की चेन जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, और थैलेसीमिया में वो HB की चेन जो है, हीमोग्लोबिन की चेन वो कम बनती है, ठीक है। ये बेसिक है, और दोनों में हीमोग्लोबिन की चेन अफेक्टेड है। आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली चीज़ कि दोनों जो है क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, क्वांटिटेटिव कि यहाँ पर क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। तो बच्चे थैलेसीमिया तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर HB का प्रोडक्शन कम होता है थैलेसीमिया में। तो थैलेसीमिया तो क्या हो गया, थैलेसीमिया तो एक क्वांटिटेटिव है। थैलेसीमिया आपका क्या हो गया, अगर थैलेसीमिया की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव है कि यहाँ पर क्वांटिटी कम होती है, HB कम बनती है, ठीक है। लेकिन आपका सिकल सेल में बात करें, सिकल सेल में आपका क्वांटिटी नहीं
चेंज हुई। सिकल सेल में क्या था, एक पॉइंट पर जीन म्यूटेशन की वजह से अमाइनो एसिड बदल गया है, ठीक है। बनना चाहिए था आपका ग्लूटामिक और बना क्या, वेलाइन। तो 6th पोजीशन पर सिर्फ अमाइनो एसिड बदला है, बाकी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सेम है। अगर पहले चेन में 6 अमाइनो एसिड थे तो अब भी 6 ही है, बट यहाँ पर एक अमाइनो एसिड बदल गया है। इन 6 में से एक अमाइनो एसिड डिफरेंट है ना। तो अगर मैं सिकल सेल अनीमिया की बात करूं तो सिकल सेल अनीमिया में आपका क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, चेन की क्वालिटी बदल गई है। क्यों? क्योंकि एक आपका अमाइनो एसिड उसमें चेंज हुआ है तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क आया है। तो बच्चे इन्होंने कहा कि दोनों ही क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होते हैं ग्लोबिन चेन के, गलत। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है क्योंकि ग्लोबिन वहाँ पर कम बनेगी, क्वांटिटी कम, लेकिन सिकल सेल के अंदर क्वांटिटी कम नहीं होती, वहाँ पर उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसकी क्वालिटी ऑल्टर होती है। अब दोनों ही क्वालिटेटिव डिफेक्ट है तो ये भी गलत, क्योंकि हमने तो फिक्स कर दिया कौन सा क्वालिटेटिव है और कौन सा क्वांटिटेटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका इन्होंने दिया है कि थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। बिल्कुल, हमने यहाँ बात की कि थैलेसीमिया के अंदर आपका जो चेन होती है, ग्लोबिन होता है, वो आपका क्या बनता है, वो कम बनता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। अब सिकल सेल अनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, कि ये आपका क्वांटिटेटिव नहीं, अभी हमने बात की क्वांटिटी में नहीं, इसकी क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है। क्यों? एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया है इसीलिए। तो यहाँ पर राइट आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज सी, बाकी सारी आपकी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। Now moving to the next question. A disease caused by an autosomal primary non-disjunction is, एक ऐसा डिजीज जो कि आपका नॉन डिसजंक्शन मैंने आपको समझाया था कि गैमेट सेपरेशन के टाइम पर, ये होमोलोगस आपके जो क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, तो सेपरेशन के टाइम पर आधे एक पोल पर जाएंगे और आधे एक पोल पर, लेकिन अगर स्पिंडल फाइबर प्रॉपर ना बने हो, प्रॉपर अटैच ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही साइड पर पुल हो जाए और दूसरे गैमेट में ये गया ही नहीं, ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक में चले गए। तो इसे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। ओके बच्चा, तो यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन की वजह से कौन सा डिजीज होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑटोजोमल, और ये चीज़ ऑटोजोमल बोला है, यानी ऑटोजोम क्रोमोसोम आपको देखना है, क्योंकि देखो नॉन डिसजंक्शन क्लिनफ्लिंटर में भी नॉन डिसजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आपका जो क्लिनफ्लिंटर में क्या होता है, मेल में XY, एक X यहाँ पर आया होगा फीमेल से और ये Y आया होगा मेल से, लेकिन यहाँ पर फीमेल से X की एक कॉपी नहीं, दोनों कॉपीज Y से फ्यूज़ करती है। तो यानी कि ये गैमेट था जहाँ पर दोनों X जो हैं वो एक ही गैमेट में आ गए। तो नॉन डिसजंक्शन तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ नॉन डिसजंक्शन किसका है, सेक्स क्रोमोसोम का। हमसे नॉन डिसजंक्शन किसका पूछा है, ऑटोजोम का। लाइकवाइज टर्नर में भी है नॉन डिसजंक्शन, लेकिन इन दोनों में नॉन डिसजंक्शन कहाँ पर है, सेक्स क्रोमोसोम में है, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया के अंदर भी ये भी आपका क्या है, सिकल सेल अनीमिया में आपका यहाँ पर तो कोई नॉन डिसजंक्शन है ही नहीं, यहाँ तो पॉइंट म्यूटेशन है, एक जीन के अंदर ऑल्ट्रेशन आया है, क्रोमोसोम कम ज़्यादा नहीं हुए हैं, एक जीन में आपका यहाँ पर आया है पॉइंट म्यूटेशन। तो जीन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन की वजह से है, यहाँ पर क्रोमोसोम का डिसजंक्शन नहीं हुआ है। और लास्ट आपका ऑप्शन बचता है यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 की है, तो 21st क्रोमोसोम क्या है, ऑटोजोम, और यहाँ पर ट्राइसोमी हो रही, यानी कि एक गैमेट में जो 21 है उसकी 2 कॉपी होंगी। तो यहाँ पर आपका यही होगी ना कि मान लो फीमेल का एग है, उसमें 21 की 2 कॉपी, और
जब ये मेल के स्पर्म से फ्यूज़ की तो मेल से भी आपका 21 क्रोमोसोम आया, तो यहाँ पर जो जायगोट बनेगा उसके अंदर ये 21 की 3 कॉपी आ गई, ठीक है, फ्यूजन के टाइम पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल हुआ है, नॉन डिसजंक्शन हुआ है और ऑटोजोम में हुआ है। तो राइट ऑप्शन इज़ योर डाउन सिंड्रोम। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है? तो बच्चा सिंपल सा है, ये सारा मैंने आपको लिखवाया है, इनका फैक्ट हैं, आपको याद करने हैं। तो राइबोसोमल मैंने आपको लिखवाया था, राइबोसोमल सबसे अबंडेंट होता है। tRNA को हम सॉल्यूबल RNA और अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है, और इसकी शेप क्लोवर लीफ जैसी होती है और माइक्रोस्कोप में ये एल शेप में दिखता है, ये इसकी कैरेक्टर है। ओके, तो ये सबके मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट्स जो हैं लिखवाए हुए हैं, एज इट इज़ आपको वो यहाँ पर लर्न करने हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? 25। सो टुडे आई हैव डिस्कस द 25 क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इन केस आपको इन क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बच्चा। थैंक यू सो मच।